ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आज राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर माल्यार्पण करेंगे। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। वार्ता के दौरान दोनों देशों पर का जो जोर है वो द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर होगा। साथ ही दोनों नेता यूक्रेन में संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति समेत वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। बोरिस जॉनसन आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल 4 दिवसीय यात्रा पर कंबोडिया पहुंचा। नोम पेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नेशनल असेंबली पैलेस में लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत नेशनल असेंबली के अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष सीनेट के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करेंगे। उनका राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मिलने का कार्यक्रम है। गुरुवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परिसर का भ्रमण किया। साथ ही मंदिर के गर्भगृह में लगे स्वर्ण आभा को भी देखा। इससे पहले उन्होंने दशाश्वमेध घाट में अपने पिता स्वर्गीय अनिरुद्ध जगन्नाथ का अस्थि विसर्जन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख गुरु तेग बहादुर के 4वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी देश या समाज के लिए खतरा पैदा नहीं किया। आज भी हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए सोचते हैं, एक ही कामना करते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें पूरे विश्व की प्रगति लक्ष्य को सामने रखकर करते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दिल्ली में कमांडर सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भारतीय सेना को उनकी परिचालन तैयारियों और क्षमताओं के लिए बधाई दी। साथ ही भविष्य में हर चुनौती के लिए तैयार रहने के लिए सैन्य नेतृत्व का आह्वान किया। उन्होंने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में हाइब्रिड युद्ध सहित अपरंपरागत और असीमित युद्ध पारंपरिक युद्धों का हिस्सा होंगे, जिससे निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। आतंकवाद मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे बड़ा रूप है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसे जड़ से खत्म करना बेहद जरूरी है। एनआईए के 13वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खात्मे से जुड़े कई बड़ी बातों का जिक्र किया। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा और वहां आतंकवाद से जुड़े साजो सामान की आपूर्ति श्रृंखला को बंद करने के लिए भी एनआईए की सराहना की। और चलिए अब नजर डालते हैं राष्ट्रीय खबरों के बाद राज्यवार खबरों पर। संयुक्त अरब अमीरात का 12 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए आज श्रीनगर पहुंचेगा। यात्रा का उद्देश्य पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ साथ आने वाले प्रतिनिधियों को निवेश के अवसर दिखाना है। ये यात्रा खाड़ी के 30 से अधिक सीईओ द्वारा श्रीनगर की इसी तरह की यात्रा के लगभग 1 महीने बाद हो रही है, जिसके दौरान उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की थी और घाटी में व्यापार के अवसरों पर चर्चा की थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वन समितियों के सम्मेलन और पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह के साथ साथ 7 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। आज इस कार्यक्रम के जरिए उम्मीद की जा रही है कि आदिवासियों को कुछ बड़ी सौगातें दी जा सकती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज सुबह हिमाचल के नगरोटा बगवा बाजार में रोड शो होगा। इसके बाद जेपी नड्डा दोपहर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में इमारतों को ध्वस्त करने के मुद्दे पर अगले आदेश तक यथास्थिति कायम करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि मामले को 2 हफ्ते के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा और तब तक दलीलों को पूरा किया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के सरगना यूसुफ कांट्रू और फैजल अहमद समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। मुठभेड़ में 5 जवान घायल हो गए हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विजय कुमार देव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राज्य निवास में एक समारोह में देव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। असम में गुवाहाटी नगर निगम चुनाव शुरू हो चुका है। मतदान शाम 4:30 बजे तक होगा। यहाँ कुल 60 सीटें हैं। बीजेपी के 3 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब शेष 57 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। वोटों की गिनती रविवार को होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में 9,240 करोड़ की 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुर्वेद और योग जैसी स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के 62वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि औषधि की पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रणालियों के अपने अपने फायदे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह, कारागार, होमगार्ड, सचिवालय, प्रशासन और नियुक्ति एवं कार्मिक विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में अमन और शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रिक्त पदों को भरने के साथ महिला पुलिस कर्मियों की संख्या दोगुना करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक कैलाश चंद्र घाटोड़ी ने चंपावत सीट से इस्तीफा दे दिया है ताकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वहां से उपचुनाव लड़ने का विधानसभा का रास्ता साफ हो सके। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा और जिसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग पर टैप इन टैप आउट सेवा शुरू की। महाराष्ट्र सरकार बहुत जल्द इस रूट की सभी 10 बसों में इसे लागू करेगी और बाद में सभी 438 रूटों पर इसका विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय और राज्यवार खबरों के बाद अब नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने वॉशिंगटन डीसी में एफएटीएफ की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। एफएम ने रणनीतिक प्राथमिकताओं को समर्थन दिया। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अन्य कई वैश्विक मुद्दों पर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। वित्त मंत्री ने एक्सेंचर की सीईओ जूली स्वीट से भी मुलाकात की। साथ ही फेडेक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम से भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की। श्रीलंका में राम बुकन्ना पुलिस डिवीजन में पुलिस और नागरिकों के बीच गोलीबारी के बाद पिछली रात लगाए गए कर्फ्यू को हटा दिया गया है। यहां पर ईंधन की कीमतों में हुई हालिया तेजी के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। इसके बाद भड़की हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए। इजरायली वायुसेना और फिलिस्तीनी उग्रवादियों के बीच गुरुवार को तड़के गाजा सीमा पर गोलीबारी हुई। ये घटना यरूशलेम के सबसे संवेदनशील पवित्र स्थान पर दोबारा झड़प के बाद हुई। इस हफ्ते गाजा से इजरायल में रॉकेटों को दागे जाने के बाद महीने से जारी संघर्ष विराम टूट गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मैरियोपोल शहर पर जीत का दावा करते हुए अपनी सेना को यह आदेश दिया है कि वो यूक्रेन के इस अंतिम गढ़ पर धावा ना बोले। उन्होंने कहा कि सेना शहर को चारों ओर से घेर ले ताकि वहां परिंदा भी पर न मार सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की ओर से और रूस से संबंधित कंपनियों के मालवाही जहाजों के अमेरिकी बंदरगाहों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ये जहाज अमेरिकी बंदरगाहों पर ना तो माल उतार सकेंगे और ना वहां से माल का लदान कर सकेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए $80 करोड़ सैन्य सहायता भी भेजी है। गुरुवार को रूसी सरकार ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़ुकरबर्ग समेत 29 अमेरिकी और 61 कनाडाई लोगों की रूस में एंट्री बैन कर दी। चीन के शंघाई शहर में कोविड-19 से 8 और लोगों की मौत के बाद से
पूर्वी महानगर में संक्रमण से मौत के मामले बढ़कर 25 हो गए। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया है कि देश में ओमिक्रॉन स्वरूप से संबंधित 19,300 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। और टीकों के बाद अब कोरोना के इलाज के लिए गोलियां भी तैयार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर की एंटीवायरल गोली पैक्सलोविड की सिफारिशों का समर्थन दिया है। फाइजर एंटीवायरल गोली के बारे में बताया जा रहा है कि ये कोरोना के जोखिम को कम करके अस्पताल में भर्ती होने या मौत की संभावना को बहुत हद तक कम कर सकती है।